और अब बात कर लेते हैं असेंबली इंतखाबात के हो रही पोलिंग परसेंटेज के हवाले से। खबर की असेंबली इंतखाबात के हवाले से तफसीलात 9 बजे तक की वोटिंग फीसद हम आपको दे रहे हैं। 9 बजे तक वोटिंग फीसद क्या कुछ रिकॉर्ड की गई, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 रियासतों और एक यूटी में आज पोलिंग का अमल सुबह से जारी है। बंगाल में 4.88% पोलिंग दर्ज की गई है, तो वहीं आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले के तहत सुबह 9 बजे तक 12.83% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। केरल की बात करें तो केरल में 3.21% वोटिंग हुई है, तो वहीं तमिलनाडु की बात कर लें 13.80 और पुडुचेरी में 0.38% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। तो अब तक पोलिंग परसेंटेज में सबसे पीछे पुडुचेरी नजर आ रहा है। इस वक्त रुक कर लेते हैं आसाम का, जहां से हमारे नुमाइंदे निलॉय जुड़ रहे हैं। निलॉय, आसाम के लिए आज काफी अहम दिन है क्योंकि तीसरे और आखिरी मरहले के तहत पोलिंग हो रही है और पोलिंग परसेंटेज भी हमारे सामने आ चुकी है 12.83%। पोलिंग स्टेशन पर आप क्या कुछ नजारे देख पा रहे हैं? क्या जो शुरुआत में तादाद लोगों की थी वही तादाद अब भी है या फिर उनमें कमी दिखाई दे रही है? जी सना, आप बताया कि तीसरे और आखिरी मरहले के जो इंतखाबात है इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा खुद कह रहे हैं कि इस बार करीबन 82% वोट डालने की उम्मीद किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा मतदान इसी मरहले में होने की उम्मीद है। लोग सुबह से जिस तरीके से 5 बजे से ही वो मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं, अभी भी वो हुजूम वहां पे दिखाई पड़ रहा है। जो दिग्गज नेता है, जो हैवीवेट कंटेंटर है, जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी के जो मिनिस्टर्स रहे, 3-4 मिनिस्टर्स की भी आज भाग्य निर्धारण होने सारे वोटदान कर चुके हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा जो सबसे अगर अहम उम्मीदवार कह सकते हैं, बीजेपी के फेस है आसाम के लिए, वो भी अब अपने मतदान कर चुके हैं और उनके मुताबिक बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मैं AIUDF की बात करूं, क्योंकि AIUDF के जो प्रमुख है बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने खुद कहा था कि अगर पहला और दूसरा मरहले के जो इंतखाबात था, अगर वो बीजेपी के पक्ष में रहा या बीजेपी वहां पे अच्छा कर सकता है, लेकिन तीसरे मरहले उन्हीं का है, AIUDF का है और AIUDF निश्चित रूप से 95% जो सीट है वो AIUDF के हाथ ही लगेगा। हालांकि AIUDF इस मरहले में 40 में से 20 सीटों में वो खुद लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस करीबन 24 सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी 20 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी के जो घटक दल AJP है, AJP करीबन 22 सीटों पर लड़ रही है। इस मरहले के सबसे अहम जो बिंदु है वो है BTR के चुनाव। BTR में करीबन 22 सीटें हैं, BTR में बोरो रीजन्स में। वहाँ पे BPF जो ग्रैंड अलायंस के घटक दल है, पिछले चुनाव 2016 के चुनाव में वो बीजेपी और AJP के घटक दल के हिसाब से में थे और तब उनको 12 सीट, वहाँ के 12 सीट BPF को मिला था। इस बार हालांकि BPF 8 सीटों पे खेल रही है और जो बीजेपी के इस बार के जो वहाँ पे जो घटक दल है UPPL इस बार उनको सबसे पहले तो ऐसा असेंबली चुनाव में इस बार उनका जो परीक्षा होने वाला है और वो भी 8 सीटों पे लड़ रही है। BTR में जिन पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे शायद से वही जो आखिरी में जो यहाँ पे तख्ता उन्हीं के बनाने वक्त जो ये BTR से जो चुन के ज्यादा सीट लाती है उसी का बोलबाला रहने की उम्मीद है। बिल्कुल। कोई तफसील के साथ हमारे नुमाइंदे निलॉय ने बताया कि दरअसल पार्टियों के दावे क्या हैं और क्या कुछ सियासी इक्वेशन कहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी के दावे एक तरफ हैं, आप ग्राउंड में हैं और आपने पूरी रिपोर्टिंग की है निलॉय, ऐसे में 40 सीटों में से इस मरहले के तहत यानी आखिरी मरहले के तहत किस पार्टी का ज्यादा होल्ड किस इलाके में दिखाई दे रहा है? क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं और क्या कुछ कह रहा है सियासी समीकरण? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछले चुनाव में बीजेपी को करीबन 11 सीट मिला था। इस 2016 में बीजेपी को 11 सीट मिला था और बीजेपी खुद भी इस बार, क्योंकि बीजेपी और हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव के प्रचार के दौरान चुनाव से पहले ये एक चीज़ बहुत साफ कर दिया था कि तीसरे मरहले के जो हिंदू मुसलमान वोट है या पूर्व बंगाल से आए हुए विस्थापित लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका वोट बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये जो हिंदू स्पीकिंग मुस्लिम्स है, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है, इनकी अगर तादाद आप देख लेते हैं तो इनके जो इम्पैक्ट है वो 40 में से 28 सीटों में इनका इम्पैक्ट है। हालांकि अगर सीधे तरीके से इनका इम्पैक्ट ना भी हो, लेकिन आंशिक रूप से इनका प्रभाव इन 28 सीटों में दिखाई पड़ सकता है। और एक चीज़ है कि बीजेपी जब अपने आप को इन मियाँ वोट या इन मुसलमान बंगाली स्पीकिंग मुसलमान वोटरों से अपने आप का दूरी
कर लिया है, उसके बाद ये मुसलमान वोट की कंसोलिडेशन की बहुत गुंजाइश बढ़ गया है कि मुसलमान लोग इस बार शायद से बीजेपी के पक्ष वोट ना दे, क्योंकि बीजेपी का रवैया बहुत साफ रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये अस्तित्व का लड़ाई है, बीजेपी का कहना है कि ये असमिया का लड़ाई है, असमिया का अस्मिता और प्रभुत्व का लड़ाई है, जहां पे असमिया का कल्चर, आइडेंटिटी सबको बचाने की लड़ाई है। वही एआईयूडीएफ का जब एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन आजमल प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने काफी सारे चीज कहा कि पहला तो चीज कहा कि हम जब चुन के आएंगे तो जब मदरसे जो सरकार यहाँ पे बंद कर दिया गया है उन मदरसों को साथों साथ खोल देंगे। दूसरी बात है कि का को यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। और तीसरी और बहुत अहम चीज है कि बीजेपी जैसे जो शक्ति है उसको पराभूत करने के लिए यहाँ पे समुदाय, मुसलमान समुदाय को एकजुट होना है और ग्रैंड अलायंस के साथ रहना है। अब बदरुद्दीन आजमल ऐसा नेता है, हालांकि धुबरी से एमपी है, लेकिन उनका प्रभाव या उनका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ की जो माइनॉरिटी, पिछले खास तरीके से जो निचले तबके में जो रह रहे माइनॉरिटीज है उन पे बहुत ज्यादा है। और वो बहुत ज्यादा इन इलाकों में जो गांव, जो नदी के बीच में जो रिवराइन एरियाज है वहाँ पे वो बहुत एक्सटेंसिवली टूर किए हैं, कैंपेन किए हैं और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रहा है। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी अगर 11 में से भी अगर 8 सीट को भी यहाँ पे बचा लेता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जीत होगा, क्योंकि ग्रैंड अलायंस का उम्मीद और भरोसा इस थर्ड फेज पे बहुत टिका हुआ है। बिल्कुल। जैसा कि हम ये जानते हैं कि एआईयूडीएफ इत्तेहाद और बीजेपी इत्तेहाद की बात करें, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, स्टॉलिंग देखे जा रहे हैं तस्वीरों में और शायद वो पोलिंग करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे निलॉय का। निलॉय, जैसे कि आपने 28 सीट की बात कही कि इस पर कहीं ना कहीं अक्सरती इलाकों की ज़्यादा तादाद है, ऐसे में सभी की नज़र इस पर है, लेकिन ना हम ये जानते हैं कि एआईयूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी दो ऐसे किनारे हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह हैं। ऐसे में एआईयूडीएफ के बयानात को देख लें और भारतीय जनता पार्टी के बयानात को देख लें तो कदरें मुख्तलिफ हैं। इस बीच इन दोनों बयानात और दोनों स्टैंड्स को देखकर इन इलाकों की आबादी क्या कुछ सोचती है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज मेजॉरिटी को डराया है माइनॉरिटी के जरिए। क्या ये तमाम चीजें इन इलाकों में देखने को मिलती हैं? जी सना, मैं आपको बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि चुनाव से कई एक महीना पहले धुबरी और मानकछार में सबसे ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो सबसे लंबा ब्रिज है या पुल है उसको बनाने का शिलान्यास किया गया है और ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि ये शिलान्यास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी धुबरी में है और उनके एमपी बदरुद्दीन आजमल है, तो जय जयकार वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जय जयकार एओडीएफ के एमपी या बदरुद्दीन आजमल का हुआ है कि बदरुद्दीन या हुजूर के कोशिश के वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और उनका जो एक बहुत लंबा सपना था कि कहीं ना कहीं उनका धुबरी और मानकछार में, जहाँ पे अगर जमीन के रास्ते पे आप घूम के जाते हैं करीबन 9-10 घंटा लग जाता है, अब 1 घंटा में लोग इस पार उस पार हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि ग्राउंड लेवल में आप पूछ रहे थे कि लोगों का मेंटालिटी या लोगों का जो धारणा है वो क्या है। दूसरी चीज़ है कि हालांकि बीजेपी अगर आप लोअर असम में या इन इलाकों में जैसे धुबरी, मानकाछार, बंगाईगांव, बोरपेटा, नौलबाड़ी, ग्वालपारा, ये सारे डिस्ट्रिक्टों में जब बीजेपी ने अपना प्रचार किया है तो बीजेपी ने जो डेवलपमेंट का जो एक बिगुल है वो काफ़ी जोरों शोर से बजाया है कि यहाँ पे सड़कें बनाया गया है, यहाँ पे पुल बन रहा है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज काफ़ी सारे बन गए हैं, बरपेटा में, नौलबाड़ी में, कोकराझार में, यहाँ पे एनआईटी बना गया है, तो यहाँ पे सीआईटी बना गया है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी सारे बना है। लोगों को एक नया एजुकेशन के लिए खुला है, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि मदरसों में ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन के आ रहे थे, इसीलिए मदरसों को बंद कर दिया गया है और इसीलिए नए ज़माने के नए इंस्टीट्यूशंस वहाँ खुला गया है। अब बात है कि लोग तो ये इसमें लोग इससे आश्वस्त है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस पहुँचे हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स पहुँचे हैं और
लोगों का जो यातायात का साधन है वो भी बेहतर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात वोट डालने के लिए आ जाता है, जहां पे ये रिलीजियस डिवाइड बहुत ही सूक्ष्म और बहुत शार्प है, वहां पे लोग शायद अभी भी दुविधा में है। और जब वोट डालने तक, वोट केंद्र तक जाएगा, तो शायद जिस रास्ते से वो, जिस सुंदर सड़क से वो चल के जाएंगे, जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट को वो देख के जाएंगे, वो चीज शायद दिमाग में उतना प्ले नहीं होगा जितना ये कम्युनल डिवाइड या रिलीजियस डिवाइड जितना काम कर सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि पहले जिस तरीके से आवाम आसाम की कहती हुई नजर आई कि पहले यहाँ पर मजहबी तौर पर बांटने की बातें नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक इस बात देखने को मिल रही। निलॉय, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। तो 40 सीटों के आखिरी मरहले में आज हेमंत बिस्व शर्मा की किस्मत का फैसला आवाम ईवीएम में बंद कर देंगे। साथ ही साथ कई वुज़रा हैं आसाम सरकार के जिनकी किस्मत का फैसला आज होना